साल 2025 सेक्टर 31 नोएडा के पास एक गांव है जिसके एक साइड पर अच्छे पोश मकानात हैं, एक इन्फ्लुएंशियल एरिया है, पर वहीं दूसरी साइड पर यहाँ स्लम और कच्चे मकानात हैं जहाँ पर नोएडा की लोअर क्लास या फिर मजदूर रहते हैं। इस एरिया में साल 2003 और 2005 के दरमियान में कुछ अजीबो गरीब एक्टिविटीज़ देखने में आई थी। यहाँ से एक एक करके बच्चे गायब हो रहे थे। क्योंकि ये बच्चे स्लम एरिया से गायब हो रहे थे तो इस वजह से इस तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। बच्चे मिस्टीरियसली घर से निकलने के बाद सेक्टर 31 के एक घर के सामने पहुंचते और फिर अचानक से वहां से गायब हो जाते थे। अब तक यहाँ से 16 बच्चे गायब हो चुके थे, लेकिन इनमें से किसी एक का भी पता नहीं चल पाया था। ये बच्चे बगैर कोई ट्रेस, कोई प्रूफ के बस गायब हो रहे थे। गायब होने के स्पॉट पर ना तो बच्चों का कोई रिमेन मिलता, ना ही खून और ना ही कोई ज़ोर ज़बरदस्ती के निशान मिलते थे। मिसिंग बच्चों के पेरेंट्स में से कुछ लोग अपने तौर पर अपने बच्चों को ढूंढते और कुछ मिसिंग बच्चों की एफआईआर दर्ज करवाने पुलिस के पास भी जाते। पुलिस उन्हें ये कहकर भगा देती कि तुम्हारे बच्चे यहीं कहीं स्लम में घूम रहे होंगे और 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। और मोस्टली केसेस में ऐसा होता भी था। बच्चे स्लम एरिया में घबराकर घरों से यहाँ वहाँ भाग जाते थे और फिर खुद ही वापस भी आ जाते थे। लेकिन पुलिस की तरफ से यहाँ मुजरिमाना गफलत दिखाई जा रही थी, क्योंकि इस्लाम में रहने और किसी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड के न होने की वजह से पुलिस ना तो इन पेरेंट्स की बात सुन रही थी और ना ही इनकी हेल्प कर रही थी। लेकिन बच्चे मुसलसल गायब हो रहे थे और वो कहाँ जा रहे थे किसी को पता नहीं था। मार्च 2025 सेक्टर 31 के करीब स्लम एरिया के कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे कि अचानक उनकी बॉल वहाँ पर पानी की टंकी के नीचे बहने वाले गंदे नाले में गिर जाती है। इस नाले से गहरी गंदी बू आ रही थी, इसीलिए वहाँ जाने और बॉल लाने के लिए कोई भी बच्चा तैयार नहीं था। लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर 2 बच्चे उस नाले में कूदते हैं बाल निकालने के लिए। अचानक उनकी नज़र किसी ऐसी चीज़ पर पड़ती है जो यहाँ पर हो रहे खौफनाक खेल से पर्दा उठाने की शुरुआत होने वाला था। इन बच्चों को वहाँ एक कटा हुआ इंसानी हाथ नज़र आता है जो कि साइज़ में किसी बच्चे के हाथ जैसा लग रहा था। ये दोनों बच्चे वहाँ से चीखते चिल्लाते हुए डर के भाग जाते हैं। इस बात की खबर वहाँ आसपास मौजूद लोगों को होती है तो धीरे धीरे वहाँ लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। मकामी लोग फ़ौरन इस बात की इत्तला पुलिस को देते हैं। पुलिस वहाँ आती है, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को ये कहकर भगा दिया जाता है कि ये किसी बंदर का हाथ है और इस हाथ के बारे में वहाँ मौजूद लोग किसी से भी जिक्र नहीं करेंगे। यानी पुलिस इस सबूत पर पर्दा डालने की कोशिश करते हुए लोगों को खामोश रहने के साथ साथ वहाँ से भागने का कह रही थी। यानी यहाँ कुछ ऐसा था जो पुलिस भी जानती थी और जानते बूझते हुए कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। यानी कुछ ऐसा था जिसे सब जानते थे लेकिन सच को छुपाया जा रहा था। 7 मई 2006 एक 17 साल लड़की पायल, जो कि एक कॉल गर्ल यानी सेक्स वर्कर थी, वो एक ऑटो रिक्शा पर इसी एरिया में आती है। उसे इस एरिया में मौजूद एक घर T5 के सामने उतरना था जो कि इस गंदे नाले के बिल्कुल पिछले साइड पर था। पायल ऑटो से उतरकर अंदर जाती है। इसके पास ऑटो वाले को देने के लिए रेंट नहीं था, इसलिए वो ऑटो वाले को वहीं पर वेट करने का बोलकर अंदर चली जाती है कि वो इसको अंदर से पैसे लाकर देगी। लेकिन बहुत देर गुजर जाने के बाद जब पायल बाहर नहीं आती और ऑटो वाला वेट कर कर के थक जाता है, तब वो D5 हाउस की बेल बजाता है, जिस पर एक शख्स जिसका नाम सुरिंदर कोहली था वो इस मकान से बाहर आता है। सुरिंदर कोहली इस मकान का सर्वेंट था। इस मकान का मालिक कभी कभी इस घर में विजिट के लिए आता था और बाकी दिनों में यहाँ पर सिर्फ सुरिंदर और एक काम वाली लड़की माया ही हुआ करते थे। सुरिंदर इस ऑटो रिक्शे वाले को बताता है कि पायल तो कब से यहाँ से चली गई, लेकिन हाउ वाज दिस पॉसिबल, क्योंकि ऑटो ड्राइवर तो अपने पैसों के वेट में कब से गेट पर मौजूद था। उसने गेट से निकलते हुए ना तो पायल को बाहर देखा था और ना ही किसी और को। इनफैक्ट वो तो यहाँ से हिला भी नहीं था। ऑटो वाले के डाउट्स को दूर करने के लिए सुरिंदर इसको बताता है कि पायल उस घर के पिछले दरवाजे से जा चुकी थी, जिसके बाद वो ऑटो वाला बिना कोई बहस किए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब शाम ढलने तक भी पायल अपने घर नहीं पहुँचती, तब उसके पिता नंदलाल अपनी बेटी की तलाश में सेक्टर 31 आते हैं। लोगों से पूछते बुझाते वो उसी ऑटो वाले तक पहुँच जाते हैं जिसने पायल को T5 हाउस पर उतारा था। ऑटो वाले से सब कुछ सुनने के बाद नंदलाल जी फ़ौरन D5 पहुँचते हैं, इस घर की बेल बजाते हैं,
लेकिन इस टाइम कोई भी गेट नहीं खोलता। बदले में नंदलाल घबरा कर पुलिस स्टेशन आते हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने। इस पर पुलिस वही रिवायती रवैया अपनाते हुए ये कहकर नंदलाल जी को वहाँ से भगा देती है कि आपकी बेटी जवान है, वो यकीनन किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। लेकिन नंदलाल जी हार नहीं मानते। पूरे 1 महीने तक बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने के बाद भी जब पुलिस उनकी बात नहीं सुनती तो वो सीधा एसएसपी के पास जाते हैं। एसएसपी की तरफ से प्रेशर पड़ने पर पुलिस वक्ती तौर पर एक्टिव हो जाती है। वो पायल का फ़ोन ट्रेस करती है जिस पर आखिरी लोकेशन D5 हाउस की ही आ रही थी और पायल के फ़ोन पर आखिरी कॉल भी सुरिंदर कोहली की ही थी। ये एविडेंस मिलने के बाद पुलिस फ़ौरन से सुरिंदर कोहली को अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इससे पहले कि कोई इन्वेस्टिगेशन हो पाती, इस घर का ऑनर यानी जिसके पास सुरिंदर काम करता था वो सुरिंदर की बेल करवा कर इसको छुड़वा लेता है और ये केस वापस से वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है जहाँ से ये शुरू हुआ था। मनेंद्र सिंह पंडोर एक बहुत बड़े आदमी थे। वो नोएडा में बस कभी कभी आते थे सिर्फ अयाशी करने। वो यहाँ आते, D5 हाउस में रुकते और फिर वापस अपनी फैमिली के पास चले जाते। इसी वजह से बहुत बार सुरेंद्र मनेंद्र सिंह के लिए इस घर में कॉल गर्ल्स को लाता था और बहुत से बच्चों को भी ल्यूर करके वो इस घर में ले आता था। जिस थाने में नंदलाल जी अपनी बेटी के मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते थे, इस थाने में मनेंद्र सिंह के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे क्योंकि वो एक बहुत बड़े आदमी थे। शायद इसीलिए उनके कहने पर फ़ौरन से सुरेंद्र को छोड़ दिया गया था और इस केस की ज़्यादा जांच नहीं की गई थी। अक्टूबर 2007 पायल को गायब हुए 1 साल से ऊपर बीत चुका था, लेकिन उसके फादर नंदलाल जी ने हार नहीं मानी थी। वो हर रोज़ अपनी बेटी की तलाश में सेक्टर 36 में D5 हाउस आते, आसपास ऑब्जर्व करते और चले जाते। पुलिस और एसएसपी से मायूस होने के बाद वो अपने तौर पर मुसलसल एक तो अपनी बेटी को ढूंढने में लगे थे और दूसरा इस एरिया में होने वाले मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे हुए थे। तकरीबन 2 साल का समय बीत जाने के बाद नंदलाल जी फाइनली कोर्ट के पास हेल्प के लिए जाते हैं। वो कोर्ट में अपनी बेटी के मिसिंग होने की कंप्लेन करते हैं और हेल्प की रिक्वेस्ट करते हैं। अब कोर्ट के ऑर्डर्स को पुलिस डिनाई नहीं कर सकती थी, सो मजबूरन वो मनेंद्र और सुरेंद्र को अरेस्ट के ऑर्डर्स जारी करने के साथ साथ इस केस को डीपली इन्वेस्टिगेट करने और सीबीआई के हवाले करने के ऑर्डर्स दे देती है और केस वापस उसी गंदे नाले पर पहुंच जाता है जहां से स्टार्ट हुआ था। ढंग से इन्वेस्टिगेशन करने पर पुलिस को इस गंदे नाले से जो D5 हाउस के पीछे था, इसमें से 17 पॉलीथिन बैग्स मिलते हैं, जिसके बाद ऐसी दिल दहला देने वाली डिटेल्स बाहर आती हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। इन बैग्स में से 17 ह्यूमन स्कल्स और बोन्स मिलती हैं, जिनमें से 11 स्कल्स लड़कियों की थीं। इन बैग्स में ह्यूमन बोन्स और ह्यूमन रिमेन्स भी मिलते हैं। ये खबर जब हवा में फैलती है तो हर तरफ खौफ का समा हो जाता है। लोग सड़कों पर निकल आते हैं, पुलिस पर प्रेशर बनता है। अब पुलिस, जिसने पिछले 3 सालों से एक भी मिसिंग बच्चे की एफआईआर नहीं काटी थी, इनके लिए इन बच्चों की आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल होता जा रहा था। तमाम की तमाम आइडेंटिफिकेशन डीएनए के ज़रिए से हो रही थी क्योंकि पुलिस के पास मिसिंग बच्चों का कोई भी रिकॉर्ड नहीं था और ये तमाम रिमेन्स D5 हाउस की बैक साइड से मिल रहे थे, जिसका साफ साफ मतलब था कि इसमें मनेंद्र सिंह, जो कि अयाशी के लिए इस घर में सेक्स वर्कर्स को बुलाया करते थे, उन्हीं का हाथ था। 27 फरवरी 2008, अब क्योंकि इस केस को सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो मजिस्ट्रेट के सामने सुरेंद्र कोहली का कन्फेशन लिया जाता है और वो जो भी कुछ कन्फेस करता है वो इतना हॉरिबल था कि कोई भी इंसान उसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। अच्छा। हाँ जी, जो मैंने घर में ही मतलब किचन में बनाया था। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि वो अपने मालिक की खुशी के लिए औरतों और लड़कियों को वरगला कर D5 हाउस तक लाता था, जिसके बाद मनेंद्र सिंह उनके साथ जो उसका मन करता वो सब कुछ करता और चला जाता, जिसके बाद कोहली किसी ऑब्जेक्ट के साथ उस लड़की या औरत को मार दिया करता था। मार देने के बाद इनकी खून में लथपथ बॉडी को ये अपस्टेयर्स लेकर जाता और बाथ टब में डाल देता, जिसके बाद ये उनकी बॉडी को काट कर कुछ हिस्से अपने पास रख लेता और कुछ हिस्सों को पॉलीथिन बैग्स में डालकर किसी कचरे की तरह घर के पीछे मौजूद नाले में फेंक देता था। जो पीसेस वो अपने पास रखता था, इसे वो बाद में खुद या तो कच्चा खा लेता
या फिर किचन में पकाकर खा लिया करता था, जिस चीज़ का कन्फेशन खुद इसने ऑन कैमरा भी किया था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, इसके पीछे छुपे राजों से पर्दा उठ रहा था। सुरेंद्र ने यह भी बताया कि उसने ये सारे के सारे खून सुबह 9 से 4 के दौरान किए थे, और उसके मुताबिक वो मनेंद्र को लड़कियों के साथ फिजिकल होता देखता तो इसके दिल में भी वो सब कुछ करने की इच्छा पैदा हो जाती थी। लेकिन अनलाइक मनेंद्र, कोहली टुक दिस थिंग टू एक्सट्रीम। वो इंसानी बॉडी को खाता भी था, यानी ही वाज अ कैनिबलिस्ट। अब यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि सुरेंद्र के साथ इस घर में 2 लोग और भी वहाँ पर रह रहे थे, तो फिर कैसे किसी ने भी आज तक सुरेंद्र को किसी लड़की का खून करते नहीं देखा था, या आस पड़ोस में कभी किसी ने ये मिस्टीरियस एक्टिविटीज़ देखी ही नहीं थी, और क्या खून होते वक्त किसी ने भी चीखो पुकार नहीं की होगी। इन्वेस्टिगेशन टीम में मौजूद डॉक्टर्स का ये कहना था कि जिस तरह से ह्यूमन बॉडी को काटा गया था, उससे ये एविडेंस मिलते हैं कि ह्यूमन ऑर्गन्स की ट्रेडिंग के लिए ये सब किया गया था। लेकिन सुरेंद्र के मुताबिक इसने ये सब कुछ इल्यूजन में किया था। अब क्योंकि सुरेंद्र ने खुद ये कन्फेस किया था, तो इसका और इसके मालिक यानी मनेंद्र का एक लंबे अरसे के लिए ट्रायल चलता रहा। फिर एविडेंस के बेसिस पर ये फैसला सुनाया जाता है कि सुरेंद्र, जो कि एक साइको शख्स था, उसी ने यह सब किया था, जबकि मनेंद्र सिंह को इन सभी चीज़ों से बेखबर करार देते हुए इलाहाबाद कोर्ट ने 7 साल की कैद सुनाई थी, जबकि सुरेंद्र को डेथ सेंटेंस दिया गया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा सिस्टम इस तरह के इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने में इस हद तक गंदा हो जाता है कि उसे खुद से अपने जुर्म को स्वीकार करने वाले लोग भी नज़र आना बंद हो जाते हैं। इसका सबूत साल 2023 में मिलता है, जब सुरेंद्र कोहली को ये कहकर आज़ाद कर दिया गया था कि इसके खिलाफ कोई भी इनफ एविडेंसेस ही नहीं है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलें।